नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय हम ईयरली करंट अफेयर्स कवर अप कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के स्पोर्ट्स से संबंधित सभी खबरें कवर अप कर दी हैं। उसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेगा। उसके अलावा हमने पुरस्कार और सम्मान वो कहां से कवर अप किया है हमने, तो जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 और फरवरी 2023 तक की सारी खबरें हमने पुरस्कार और सम्मान के रूप में एक साथ एकत्रित करके एक वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिया है। इसके अलावा जब आप थर्ड वीडियो देखेंगे ईयरली करंट अफेयर्स के अंतर्गत, तो उसमें हमने प्रमुख व्यक्तित्व और प्रमुख नियुक्तियों के बारे में सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध करा दिए हैं। तो अभी तक हमने ईयरली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 3 वीडियो हमने पूर्ण रूपेण आपको फ्री में अपने चैनल एग्जाम साधक में उपलब्ध कराया है। आज हम बात कर रहे हैं चौथे क्लास की चौथे वीडियो के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम 3 चीजें कवर अप करने वाले हैं। हम जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के रिपोर्ट्स कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, उन रिपोर्ट्स को आज क्लास में हम पूरी तरह से कवर अप करने वाले हैं। इसके अलावा हम इंडेक्स, जिन्हें सूचकांक भी कहा जाता है, कौन कौन से सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है, वो सारी हम बातें आपसे कवर अप करने वाले हैं। कौन सी संस्था कौन सा सूचकांक निकालती है, इससे संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम कवर अप करने वाले हैं इसी वीडियो में, वो है युद्धाभ्यास और ऑपरेशन। जो युद्धाभ्यास 1-2 देशों के बीच में होते हैं या 2 से अधिक देशों के बीच में होते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो एक इंडेक्स पर सरसरी निगाहें डाल लेते हैं। जैसे कि हर क्लास में हम ये करते आए हैं कि पढ़ने से पहले एक हम माइंड मैप दिमाग पर बिठा लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सारी चीजें अंतरराष्ट्रीय सूचकांक, अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स जो है, उनके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे क्लास की सीधी बात नो बकवास का जो कॉन्सेप्ट है, हम वही सूचकांक आपको उपलब्ध कराएंगे जो आपको आवश्यक है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हमारा मोटो ही है सीधी बात नो बकवास। इसी को लक्ष्य करके हम सारी क्लासेस बना रहे हैं, और सारी क्लासेस लगभग 2 घंटे के अंदर हैं, जिन्हें आप आराम से देखकर और उनको अधिक से अधिक आप उपयोग कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। तो अंतरराष्ट्रीय सूचकांक के बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। दूसरी बात, राष्ट्रीय सूचकांक जो हैं उनके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं, वो रिपोर्ट्स के बारे में कवर अप करने वाले हैं। रिपोर्ट्स में दोनों चीजें आएंगी। इंटरनेशनल लेवल पे जो रिपोर्ट निकलती हैं, तो कौन सी संस्था रिपोर्ट निकालती है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे, और ठीक इसी तरह भारत में जो रिपोर्ट निकलती हैं उनसे संबंधित चीजें हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश से संबंधित रिपोर्ट भी हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम आपको युद्धाभ्यास के बारे में चीजें बताएंगे कि कौन से देशों के बीच में प्रमुख युद्धाभ्यास होते हैं, कौन कौन से देश उसमें सम्मिलित हैं और भारत उसमें कौन सी भूमिका निभा रहा है। वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो एक माइंड मैप आपने दिमाग में बिठा लिया कि आज का हमारा कवर अप कौन कौन सी चीजें रहेंगी। चलिए, तो आज की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले सूचकांक इंडेक्स उठा लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सूचकांक हम आज चर्चा करने वाले हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। अंतिम में यही आया है, इसलिए इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि यह भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है, ये इसलिए खास हो जाता है 2021 का, क्योंकि इसमें शीर्ष स्थान पर 3 देशों को स्थान दिया गया है। वो 3 देश, शीर्ष स्थान का मतलब जो प्रथम स्थान है, उनमें 3 देशों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो डेनमार्क सम्मिलित है, फिनलैंड सम्मिलित है और न्यूजीलैंड सम्मिलित है। ठीक है, इसलिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा नहीं है। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको ये 3 ऑप्शन बाहर कर लेने हैं, और जो इनसे अलग चौथा ऑप्शन रहेगा उसमें आपको टिक करना है। बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन निकालता है।
ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और खासकर वनडे एग्जामिनेशन में। एमपीपीएससी भी इनसे नहीं छूटा है, याद रखिएगा, एमपीपीएससी में भी इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि 180 देशों की ये सूची निकालते हैं। कितने देशों की सूची निकालते हैं? 180 देशों की सूची निकालते हैं, और जिसमें भारत की स्थिति क्या है? तो 86वें स्थान पर भारत है। इसका मतलब सीधा सा है कि भारत भी ऐसा नहीं है, यहां भी भ्रष्टाचार काफी मात्रा में होता है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 86वां स्थान रहा है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान रहा है, मतलब 180वां स्थान पे कौन रहा है? तो दक्षिण सूडान रहा है। और यदि भारत की रैंकिंग पूछी जाए तो मैंने अभी 2020 की आपको बताई, 2020 में कौन सी रैंकिंग रही है भारत की? 86वीं रैंकिंग रही है, और ये एक नंबर सुधरी है, और 2021 में इसकी रैंकिंग कितनी हो गई है? 85 हो गई है। ठीक है, 3 स्टार बनाइए और इसको नोट डाउन करिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लोकतंत्र सूचकांक की बात करते हैं। लोकतंत्र सूचकांक की बात करते हैं तो सबसे पहले तो भारत की रैंक देख लेते हैं। 167 देशों को सम्मिलित करके ये रैंक निकालते हैं। कितने देशों को सम्मिलित करके? 167 कंट्रीज को सम्मिलित करके ये रैंक निकालते हैं। इनमें से जो भारत की रैंक है कब? 2021 में 46वीं रैंक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बनाइए। और उसके बाद हो सकता है आपसे कभी पूछ लें कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आपको एक नाम याद रखना है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU भी इसे कहा जाता है। यह चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, पिछले वर्ष 51वें स्थान पे भारत रहा है। पिछले वर्ष का मतलब क्या है कि 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? तो आपको याद रखना है 51वें स्थान पे रहा है, और भारत ने 5 अंकों का सुधार करके 46वें स्थान में 2021 में स्थान मिला है। ठीक है, तो भारत की स्थिति इसमें क्या हुई है? सुधरी है। यह बात आपको याद रखना है। इस सूचकांक में भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है लोकतंत्र सूचकांक के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 और 2023 की भी रिपोर्ट आ गई है, इसलिए हम उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दे देंगे। हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका वही रहेगा कि जैसे ही कोई सूचकांक आता है तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि यह सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और हमने कोशिश करी है कि जो महत्वपूर्ण सूचकांक है किस संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं वो हम आपको प्रदान करवा रहे हैं। सारे सूचकांकों को कौन निकालता है ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जैसे ये अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे निकाला जाता है। आप 3 स्टार बनाइए और इसे भी नोट डाउन करिए। दूसरी बात, यदि आप नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो हम अपने चैनल टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में इसकी पीडीएफ, हूबहू पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं, तो आप इस पीडीएफ का इस्तेमाल करके और उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें इसी तरह व्यवस्थित तरीके से आपको लिखी हुई मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 55 देशों को मिलाकर ये सूचकांक निकालते हैं, जिनमें से भारत की रैंकिंग 2022 में कितनी रही है? तो 43वीं रही है। ठीक है, और 1 अंक सुधार करते हुए 2023 में भारत की रैंक कितनी हो गई है? तो 42वीं रैंक हो गई है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की। कौन से सूचकांक की बात करते हैं? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की। दिमाग पे ये लाइए कि ये किसके द्वारा निकाली जाती है? तो ये जारीकर्ता एल विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली जाती है। किसके द्वारा निकाली जाती है? एल विश्वविद्यालय के द्वारा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हम उतनी ही चीजें उपलब्ध कराएंगे जितने से क्वेश्चन बनते हैं। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस भरोसे के साथ चीजें पढ़ना है आपको। ठीक है, ये 180
टोटल 180 देशों को इस सीरीज में निकालते हैं, इस सूचकांक में निकालते हैं, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 180वीं है। मतलब पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण प्रदर्शन में भारत की स्थिति बहुत बुरी है, 180वां स्थान है और 180 देश ही है। इसलिए यह पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 180वां स्थान है। इस सूचकांक में भारत को 18.9 के कुल स्कोर के साथ 180वें स्थान पर रखा गया है। आपको यह चीज याद रखनी है, ठीक है। इतनी बुरी स्थिति है, इसलिए यह याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो शीर्ष देश का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेनमार्क ने पहला स्थान प्राप्त किया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में, ठीक है। यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों मिलकर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता है। वैसे भी पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी चीजें इस समय संवेदनशील, अति संवेदनशील के अंतर्गत आती हैं। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्यावरण से संबंधित जो भी इंडेक्स निकाले जाते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंडेक्स और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसे निकाला जाता है। और भारत की रैंक कौन सी है? तो 8वीं रैंक 2021 में थी, ठीक है। उसके बाद 8वीं रैंक अभी है, माफ करिएगा, 8वीं रैंक 2023 में है, यह आपको याद रखना है। और 2021 में भारत की रैंक 10वीं थी, मतलब 2 अंक भारत ने सुधार किए हैं इसमें। 10वीं से भारत किस में आ गया है? 8वीं रैंक में आ गया है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का 9वां स्थान है, यह भी आपको याद रखना है। अक्षय ऊर्जा में भारत का 24वां स्थान है। इस तरह से ये अलग अलग क्राइटेरियाज में रैंकिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जलवायु नीति में 8वें स्थान पर भारत रहता है और ऊर्जा उपयोग की श्रेणी में 9वें स्थान में भारत को रखा गया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सारी चीजें आपको याद रखनी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंतर्गत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार नहीं, मैं तो कहूंगा इसमें 4 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। जारी कौन करता है? यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में, तो आप नोट करिए कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। वैसे भी प्रेस को कभी भी कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, यही एक असली लोकतंत्र देश की शुरुआत है। भारत की स्थिति अभी हम देखेंगे, ठीक है। 180 देशों का सूचकांक निकालते हैं, मतलब अपनी लिस्ट में ये 180 देशों को शामिल करते हैं, जिसमें 2022 में भारत की स्थिति कितनी है? 150वीं रैंक भारत को लगी है। इसका मतलब यह है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंतर्गत भारत की स्थिति उतनी सही नहीं कही जा सकती, ठीक है। 150वीं है, 180 देशों में 150वीं रैंक है। इसका मतलब सीधा सा है कि भारत की स्थिति स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता में उतना अच्छा नहीं है। और मैंने आपको एक चीज ये समझाई है कि जितनी प्रेस स्वतंत्रता होगी लोकतंत्र का, वो उतना अच्छा लक्षण माना जाता है। सीधी सी बात ऐसा समझ लीजिए कि जो विश्व प्रेस सूचकांक होते हैं वो क्या होता है? लोकतंत्र के समानुपाती होते हैं। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि प्रेस को जितनी अधिक स्वतंत्रता दी जाती है उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत देश की वो स्थिति नहीं है। भारत को 150वां स्थान दिया गया है 180 देशों में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। सन से आपको कंफ्यूजन मन में नहीं पालना है कि ये 2021 है 2023 है। हमने आपको वही चीजें उपलब्ध कराई हैं जिसका सूचकांक आ चुका है। इसमें क्या होता है, कोई सूचकांक 2 साल में निकलते हैं, कोई सूचकांक 3 साल में निकलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन उतना डीप पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जितना हम आपको स्लाइड के जरिए चीजें उपलब्ध करा रहे हैं उतनी ही आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
ठीक है, विश्व आर्थिक फोरम के नाम से भी इसे जाना जाता है, यह बात भी आपको याद रखना है। ये कितने देशों की रैंकिंग निकालता है? तो 117 देशों की रैंकिंग निकालता है, यह आपको याद रखना है। उसमें से भारत की रैंक कितनी है? तो 54वीं रैंक इस सूचकांक में, मतलब 2021 में भारत को 54वीं रैंक प्राप्त हुई है। और 2019 में भारत की कौन सी रैंक थी? तो 2019 में 46वीं रैंक थी। अब देखिए यहां पर पता चल गया कि 2 साल में रैंकिंग निकाली जाती है। पिछली रैंकिंग कब निकाली गई थी? 2019 में निकाली गई थी। उसके बाद 2021 में रैंक निकाली गई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब निकाली गई है? 2021 में। अब निकाली जाएगी 2023 में, और 23 में हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन के बाद निकाली जाए, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रह जाता। आपको केवल 2 चीजें याद रखनी है कि 2019 में कौन सी रैंक रही है, तो 2019 में 46वीं रैंक रही है, ये याद रखना है। और नंबर 2, 2021 में कौन सी रैंक रही है, तो 54वीं रैंक रही है भारत की। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? आना चाहिए कि आखिर ये कौन जारी करता है, क्योंकि अब जो ट्रेंड है एग्जामिनेशन का, वो अब रैंकिंग के अलावा यह भी पूछा जाने लगा है कि यह रिपोर्ट कौन निकालता है, ठीक है। उस लिहाज से इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ये एक संस्थान है और इसके द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक निकाला जाता है, ठीक है। इसमें 63 देशों की रैंकिंग निकाली जाती है और जिसमें भारत का स्थान कितना है, तो 37वां स्थान भारत का है। 37 नंबर के स्थान पर भारत में है। पिछले वर्ष यानी 2021 की बात करें तो भारत का स्थान कितने रहा है, तो 43वें स्थान पर भारत रहा है। इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में सफिशिएंट है, ठीक है। इसमें टॉप देश के बारे में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट सूचकांक नहीं है, लेकिन हाँ आपको भारत के बारे में कि भारत कौन सा स्थान रखता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक की। किसकी? वैश्विक शांति सूचकांक 2022। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन जारी करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक इसके द्वारा निकाला जाता है। ये कितने देशों को अपने इंडेक्स में शामिल करता है, तो 163 देशों को इसके अंतर्गत शामिल करता है। और भारत की रैंक 163 देशों में से कौन सी है, तो 135वीं स्थान है भारत का। भारत की रैंक कितनी है, तो 135 है, ये याद रखना है। और सबसे अशांत देश कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। सबसे अशांत देश का मतलब क्या है कि 163वें नंबर पे कौन सा देश है, तो 163वें नंबर पर अफगानिस्तान है। और वो अभी आपने देखा होगा कि तालिबान के कारण वहां की सरकार को किस तरह से उखाड़ा गया और तालिबानों ने किस तरह से वहां पर शासन किया है। महिलाओं के लिए आए दिन वहां पर रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते रहते हैं। इतनी बुरी स्थिति है कि लोकतंत्र के नाम पर वहां कुछ नहीं है, ठीक है। और अशांति ही अशांति है। महिलाओं पर आए दिन अत्याचार देखने को आपको मिलेगा। महिलाएं, यदि आप देखेंगे, कई बार मैं बास्केटबॉल एक गेम देख रहा था तो उसमें तो बुर्का पहन के वो महिलाएं खेल रही हैं। अब आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान की कितनी बुरी स्थिति है, ठीक है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए सबसे अशांत देश में किसको रखा गया है, 163वें नंबर पर अफगानिस्तान को रखा गया है। और सबसे शांत देश में आइसलैंड को रखा गया है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 स्टार बना के आप नोट डाउन करिए कि वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे शांत देश कौन सा है, तो आइसलैंड को इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम निर्यात तत्परता सूचकांक की। यह भी पूछा जा सकता है 2021 में। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि यह नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग अपने आप में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका दूसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है, इसलिए यह पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। निर्यात तत्परता सूचकांक निम्न 4 स्तंभों के आधार पर बनाए जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका स्तंभ कौन से हैं, ठीक है। अब आपको पता
पता है कि 4 स्तंभ हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपसे पूछ लेंगे निर्यात तत्परता सूचकांक में निम्न 4 स्तंभों में से कौन एक नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि नीति व्यवसाय परितंत्र दे दें, निर्यात दे दें, निर्यात परितंत्र दे दें, उसके बाद निर्यात निष्पादन दे दें और नीति दे दें। इनमें से एक चीज हो सकता है वो गायब करके और दूसरी चीज लिख ले और वही आपको टिक करना है। ठीक है, तो इतनी ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको निर्यात तत्परता सूचकांक के अंतर्गत याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं वैश्विक लिवेबिलिटी। क्या है? लिवेबिलिटी सूचकांक 2022। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक को 2022 के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो इस लिस्ट में कितने देशों को, कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 173 शहरों की सूची में देश की राजधानी दिल्ली को 112वें नंबर पे रखा गया है। ये आपको याद रखना है, 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। उसके बाद मुंबई को 117वें स्थान पर रखा गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व के रहने के लिए सबसे अच्छे शहर में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को बताया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में ही आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज 3 स्टार बनाइए और इसे भी नोट डाउन करिए। ठीक है, कि विश्व के रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। मतलब जो हमारी पिछली क्लास हुई थी वार्षिकांक वाली, उसमें भी हमने वियना का नाम एक जगह लिया था। ऑस्ट्रिया वियना के बारे में हमने आपको इंफॉर्मेशन दी थी। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमने कौन सी इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जब जब भारतीयों को इसमें शामिल किया जाता है, भारतीय नारियों को शामिल किया जाता है, महिलाओं को शामिल किया जाता है, तब तब ये लिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले किसके द्वारा जारी की जाती है, ये याद रखनी है। मैंने आपको बार बार बोला है, अब एग्जामिनेशन का ट्रेंड बदला है। अब वो केवल रैंक नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि ये भी पूछना उन्होंने शुरू कर दिया है कि भैया ये सूची कौन निकालता है, ये सूचकांक कौन निकालता है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो निकाली जाती है वो फोर्ब्स के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। उसके बाद ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कुल 6 महिलाओं को, कितनी महिलाओं को, हो सकता है आपसे संख्या में भी पूछ ले कि विश्व की फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो उसका आंसर आपको क्या करना है, 6 भारतीय महिलाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, ये याद रखना है। उसके बाद यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, थोड़ा सा नाम टफ है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर आप PDF डाउनलोड करिए और वहां से ये आप इसको बार बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन है शीर्ष स्थान पर, मतलब नंबर 1 की शक्तिशाली महिला कौन है विश्व की। तो आपको नाम याद रखना है उर्सुला वॉन डेर लियन। पहला टाइप तो ये हो गया क्वेश्चन का कि वो सीधा आपसे पूछ सकते हैं कि पहला स्थान रखने वाली महिला कौन है। और दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है, वो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है। ठीक है, यहां से दूसरा क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो चर्चा में रहते हैं। और वास्तव में जब इन्हें विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला कहा गया है, तो यहां पर प्रश्न पूछना एक लाजमी बात हो जाती है और वो आपसे पूछ सकते हैं कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व और कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए उन्हें यह मुकाम दिया गया है। ठीक है, यह एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर इन्हें क्यों पहले स्थान पर रखा गया। तो ये जो कोविड-19 महामारी थी उसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है। उसके अलावा जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, यूक्रेन रशिया के बीच में, उसमें भी इन्होंने अच्छी खासी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड को भी द्वितीय स्थान दिया गया है। तो यहां पर फिर से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है। पहला स्थान के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी।
ठीक है। और दूसरी शक्तिशाली महिला कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सीधा दे दिया जाएगा कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष कौन है। हो सकता है आपको ये नाम भी देखने को मिल जाए जो पहले स्थान पर है, तो मन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्लियरिटी रखनी है, ठीक है। तो क्रिस्टीन लेगार्ड जो है वो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है। इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है। फिर से आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, कौन सी चीज? इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदला है और अब वो पूछने लगे हैं कि कौन जारी करता है। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट के द्वारा जारी की जाती है। 3 स्टार बनाइए, ठीक है। खाद्य सुरक्षा ना केवल भारत की बल्कि सारे विश्व की एक बहुत बड़ी वर्तमान समय में समस्या बनी हुई है और खासकर कोविड-19 के बाद यह समस्या और बड़ी हो गई है, ठीक है। बहुत से देशों में देखा जा रहा है कि भुखमरी के कारण, अभी हम देखेंगे भुखमरी की भी सूचकांक, भारत की स्थिति भी बुरी है, ठीक है ना। देखने की बात अलग है, लेकिन जब विश्व स्तर पर रिपोर्ट जारी की जाती है, सूचकांक जारी किए जाते हैं, तो उसमें भी भारत की बहुत दयनीय स्थिति है। उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश साप्ताहिक इकोनॉमिस्ट के द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है, ये याद रखना है। कुल कितने देश इस सूचकांक में शामिल किए जाते हैं? तो 113 देश शामिल किए जाते हैं। 113 देशों में से भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 68, 68वीं रैंक भारत की है, ये आपको याद रखना है। और शीर्ष देश कौन सा है? तो फिनलैंड है, इसमें शामिल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है? तो आयरलैंड आपको याद रखना है। और तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है? तो नॉर्वे आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंतर्गत चीजें याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत। तो कौन जारी करता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो स्विस फर्म IQ एयर के द्वारा ये जारी किया जाता है। 3 स्टार बनाइए, नोट डाउन करिए, ठीक है। जारी करने की तिथि यदि जरूरत हो तो आप याद रखिए, इससे कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। भारत का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। समझ रहे हैं भारत की स्थिति कितनी बुरी है प्रदूषण के मामले में? 5वां सबसे प्रदूषित देश यदि आपसे पूछा जाए, या हो सकता है पूछ लिया जाए कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में भारत की स्थिति क्या है, तो आपको याद रखना है कि उसमें भारत का 5वां स्थान है। रिपोर्ट में शामिल 100 सबसे प्रदूषित स्थानों की सूची में 63 शहर भारतीय हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब 63% प्रदूषित शहर किसके हैं? भारत के हैं, ठीक है। तो अभी भी हमें और आप सुधरेंगे तभी भारत की रैंकिंग में सुधार होगी, इस बात को याद रखिएगा। भारत कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं है कि वो अपने में सुधार करेगा, हमारे और आप जैसे व्यक्तित्वों से ही भारत बना है। और आप चाहते हैं कि इसमें भारत की सुधार हो, तो हमारे और आपके द्वारा जब कदम उठाए जाएंगे तभी भारत की रैंकिंग सुधरेगी, ठीक है। आपको याद रखना है ये 63 शहर, मतलब 100 में से 63% प्रदूषित शहर भारत के हैं। अब आप सोच सकते हैं कि भारत की कितनी बुरी स्थिति है। विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश की बात कर लें, ठीक है, शहरों में तो भारत सम्मिलित है। और यदि देश की बात कर लें तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है, जो कि हमारा पड़ोसी है, वो भी पीछे नहीं है बिल्कुल किसी भी तरीके से, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022। किसकी बात कर लेते हैं? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। एक बार फिर से मैं अपने आप को रिपीट करता हूं, 3 स्टार बनाइए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 जारी की जाती है। कितने लोग इस रैंकिंग में शामिल किए जाते हैं? तो 146 देश शामिल किए जाते हैं। और शीर्ष स्थान रखने वाले कौन कौन से 3 देश हैं? तो फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है, डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है और आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और अंतिम स्थान आता है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में 146वें स्थान पर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब सबसे दुखी देश की यदि
बात की जाए, ठीक है, हम बात कर रहे थे यदि कभी गलती से आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे दुखी देश कौन सा है, ठीक है ना, तो बिना सोचे आपको अफगानिस्तान टिक करना है। क्यों टिक करना है वो बताता हूं मैं। क्योंकि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में 146 देशों को शामिल किया गया है और 146वें स्थान पर किसको रखा गया है? अफगानिस्तान को रखा गया है। इसलिए कभी भी यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे दुखी देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान। और पूछा जाए कि विश्व के कौन से देश में सबसे अधिक खुशहाली है, तो आपको याद रखना है फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद भारत की रैंकिंग बात कर ले तो भारत भी ज्यादा खुश देशों में से सम्मिलित नहीं है, इसलिए कि आप लोग खुश नहीं हैं, और जब आप खुश नहीं है तो भारत कहां से खुश होगा, ठीक है। तो भारत को खुश रखना है तो सबसे पहले आप अपने चेहरे पर, आप अपने हर दिन में खुशियां लाइए, तब भारत खुशी स्थानों में से आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको रखना है। भारत की रैंकिंग कितनी है यदि आपसे पूछी जाए तो 136वीं रैंक में भारत आता है। अफगानिस्तान के अलावा सबसे पड़ोसी देश जो सबसे ज्यादा दुखी है वो कौन सा है? भारत है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे दुखी देश पूरे विश्व में कौन है? अफगानिस्तान। और उसके बाद जो पड़ोसी देशों में सबसे दुखी देश है वो कौन सा है? तो वो भारत है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है इस रिपोर्ट से संबंधित। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अब डिजिटल युग आ गया है 21वीं शताब्दी में। 3 स्टार बनाइए और इसको नोट डाउन करना आप शुरू करिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं भारत, ये कौन जारी करता है? तो सेल्फ फोर्स जारी करता है। इसके बाद ये 100 देशों में ये लिस्ट निकालता है, रैंक निकालता है। भारत की रैंक कौन सी है? इसमें प्रथम है। बहुत ही अच्छी चीज है, इसको 3 स्टार बना के नोट डाउन करिए। और भारत की प्रथम रैंक है। जहां भी आपको इस तरह रैंकिंग दिखे भारत की, जिसमें प्रथम स्थान है या दूसरी चीजें हैं, उसको आपको तुरंत याद करना है, ठीक है। तो भारत की वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत प्रथम स्थान रखता है। 100 में से 63 स्कोर के साथ वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में 2022 में यह शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसे आप सक्सेसफुल कह सकते हैं, ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पर। इसके अलावा कहीं आपको यदि मेंस में लिखना है, डिजिटल इंडिया पे आप कोई चीजें लिख रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये जरूर डालिए, ठीक है। इससे आपकी बात क्या होगी? ज्यादा प्रभावशील होगी, ठीक है। ब्राजील और थाईलैंड क्रमशः 53 और 48 स्कोर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर भारत है। चलिए बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिपोर्ट 2022 की बात करते हैं, ठीक है, कि लोकतंत्र के स्तर पर कौन सा देश सबसे अच्छा है। यहां भी आपको भारत की स्थिति अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्या कि कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है वी डैम इंस्टीट्यूट स्वीडन में है और ये डेमोक्रेटिक रिपोर्ट अपने हिसाब से जारी करता है। कुल देश कितने शामिल किए गए हैं इसमें? तो 179 देशों में रैंकिंग दी जाती है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है? 93, मतलब 93 स्थान भारत का है। और लोकतंत्र के मामले में भारत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 4 स्टार बनाइए और ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। हो सकता है कि डेमोक्रेटिक रिपोर्ट 2022 के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। इसके अलावा नेपाल का 71वां स्थान है, श्रीलंका का 88 स्थान है। यहां आप देख रहे हैं, मतलब नेपाल और श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक रिपोर्ट में लोकतांत्रिक स्तर के रूप में भारत से बेहतर है। समझ रहे हैं आप? इसका सीधा सा कहने का मतलब यह है कि नेपाल में हमारे भारत देश से ज्यादा अच्छा लोकतंत्र है, पहली बात। दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि श्रीलंका में हमारे भारत देश से ज्यादा अच्छा लोकतंत्र है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। आपकी स्वतंत्रताओं को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा छीना जा रहा है। सीधा सा मतलब इस रिपोर्ट का ये है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शीर्ष देश की जब बात करते हैं तो डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पर आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हुरुन रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022। ये क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो आप कौन जारी करता है ये याद रखना है। तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान पर कौन सी है? तो वू येजुन शीर्ष स्थान पर है। ये किस देश से संबंधित है? तो चीन से संबंधित है। और ये जानकारी हम आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस बार
भारतीय फाल्गुनी नायर विश्व में 10वें स्थान पर हैं और अपने आप में एक हमारे भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की है। फाल्गुनी नायर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। फाल्गुनी नायर विश्व के 10वें स्थान पर हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रैंक 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशनल ऑफ के अंतर्गत है ये। जारीकर्ता कौन है याद रखिए और 4 स्टार बनाइए। ये कई बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है वनडे एग्जाम या एमपीपीएससी में भी फ्यूचर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सके। तो कौन जारी करता है, तो आपको याद रखना है इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग, जिसे हम DPIIT भी कहते हैं, इसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। यह बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 पर आधारित है। उसके बाद आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 3 स्टार बनाइए। आंध्र प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद टॉप अचीवर्स की बात कर लें कि कौन कौन से राज्य जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की रिपोर्ट में। तो 7 राज्यों को यदि हो सके तो याद कर लीजिए, नहीं तो कम से कम 3 राज्यों का नाम जरूर याद रखना है। उसमें से पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, उसको तो नाम ही याद रखना है। उसके बाद जो अन्य प्रदेश हैं, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटका है, पंजाब है, तेलंगाना है और तमिलनाडु है, ठीक है। इनके नामों को आप याद कर सकें तो बेहतर होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स के रूप में रखा गया है, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के अंतर्गत टॉप अचीवर्स राज्यों में से कौन सा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा और हो सकता है कि आंध्र प्रदेश दे दे, गुजरात दे दे, हरियाणा दे दे और चौथे नंबर पे आपको मध्य प्रदेश दे दे, ठीक है। तो इसमें मध्य प्रदेश को आपको आउट कर देना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, ठीक है। तो क्वाको रैली साइमंड्स, थोड़ा सा नाम टफ है, याद रखना है, द्वारा QS किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो क्वाके वेरेली साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसे शॉर्ट में QS कहा जाता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है, ठीक है। इस वर्ष की इस रैंकिंग में विश्व के लगभग 1500 संस्थान शामिल किए गए थे। कितने संस्थान शामिल किए गए थे, 1500, जिसमें अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT लगातार 11वीं बार शीर्ष पर रहा है। समझ सकते हैं कि मतलब विश्व स्तर पर सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसने 11वें वर्ष भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो ब्रिटेन का है, इसके बारे में आप कई बार फिल्मों में भी सुना होगा आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में, ये दूसरे स्थान पर रहा है। उसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो अमेरिका का है वो तीसरे स्थान पर रहा है। तो आप यहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सारे विश्व में किस तरह से टॉप स्थान रखता है, ठीक है। और भारत देखिए अभी तक 3 स्थानों में तो भूल जाइए, अंडर 10 में भी भारत की रैंकिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ रैंकिंग है जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि भारत ने 1500 संस्थानों को शामिल किया गया है। भारत के कुल 41 भारतीय विश्वविद्यालयों को इसमें जगह दी गई है। कितनी, 41। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है जो शीर्ष स्थान रखते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसे IISc भी कहा जाता है, बेंगलोर में स्थित है। ग्लोबल रैंकिंग में ये 155वें स्थान पर है, ठीक है। मैं तो टॉप 10 की बात कर रहा हूं, ये टॉप 100 में भी नहीं है, ठीक है। 155वें स्थान में रखा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे को 172वें स्थान में रखा गया है। उसके बाद जो तीसरा स्थान है भारत के टॉप, वो है तीसरे स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली को 174वां स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है, 174वें स्थान में रखा गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट की, किसकी बात करते हैं? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट की। सबसे पहले आपको वही याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि कौन जारी करता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में यदि पूरा नहीं लिखते हैं तो वो लिख देंगे SDSN। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। ये कुल 163 देशों की रैंकिंग जारी करते हैं। कितने देशों की रैंकिंग जारी करते हैं? 163 देशों की रैंकिंग जारी करते हैं, जिसमें भारत की रैंक कितनी है? तो 121वीं रैंक है भारत की। ये भी आपको याद रखना है। और शीर्ष देश की बात कर लें तो फिनलैंड है, डेनमार्क है और स्वीडन, ये 3 शीर्ष देश रखे गए हैं। और अंतिम देश है, मतलब वैश्विक सतत विकास की रिपोर्ट में जो अंतिम देश है वो है दक्षिण सूडान। 163वां नाम उसी का आता है। SDSN द्वारा वर्ष 2012 में इसे शुरू किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट कब से जारी की गई है, तो आपको याद रखना है वर्ष 2012 से जारी की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022। क्या याद रखना है आपको? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, और कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, ठीक है। मैं तो कहूंगा इसमें 4 स्टार नहीं, आप अपने हिसाब से स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये आने की आपके एग्जामिनेशन में बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। इसलिए मैं इसमें नहीं बताने वाला कि 4 स्टार बनाइए, 5 स्टार बनाइए। आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 या कौन जारी करता है? तो आपको नाम याद रखना है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। स्टार आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 146 देशों को शामिल करके अपना सूचकांक जारी करता है। और भारत की स्थिति यदि देख लें तो भारत की स्थिति अभी 2022 में कितनी है? तो 135वें स्थान में भारत है। और 2021 में भारत की स्थिति कितनी थी? 140 में। मतलब 5 रैंकिंग की सुधार हुई है भारत में, भारत के लिए, ठीक है। ये याद रखना है। उसके बाद कभी कभी इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। मैं बार बार आपको बताता हूं कि आप विश्वास के साथ पढ़िए, क्योंकि हम आपको वही चीजें उपलब्ध करा रहे हैं जिसकी जरूरत है। अभी तक किसी भी चीज में हमने नहीं बताया आपको, जितनी भी रिपोर्ट दिया हमने आपको, उसमें हमने कहीं भी नहीं बताया कि इनके आयामों को आपको याद रखना है। लेकिन हमने ये चीज इसी में क्यों डाली? वो इसलिए डाली क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के कौन कौन से प्रमुख 4 आयाम हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहला आयाम क्या है। एक तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लैंगिक महिलाओं की स्थिति को इसके द्वारा अंदाजा मिलता है, और महिलाओं की स्थिति के बारे में विश्व को समझने की एक समझ प्राप्त होती है इसके द्वारा, इस सूचकांक के द्वारा, ठीक है। तो इसमें 4 चीजें शामिल की गई हैं। ये 4 चीजें आप रट्टा मार लीजिए। क्या कर लीजिए? रट्टा मार लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब ट्रेंड बदला है, और अब ये जो सिंपल आपसे पूछ लिए जाते थे कि इसमें कौन से नंबर में रैंकिंग है, क्या है, अब इससे थोड़ा सा ऊपर चीजें उठ चुकी हैं। तो इसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर ये रखा गया है कि आर्थिक भागीदारी कितनी है महिलाओं की, उस आधार पर ये डिसाइड होता है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के हिसाब से डिसाइड होता है ये रैंकिंग। उसके अलावा शिक्षा का अवसर कितना दिया जाता है महिलाओं को, इसको आधार बना के चीजें की जाती हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण से भी संबंधित बहुत सारी चर्चाएं इसके अंतर्गत की जाती हैं। तो ये जो 4 चीजें हैं इन्हें आप रट्टा मार लीजिए, ठीक है। इन चारों चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक नजर डालिए। हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा इसे निकाला गया है, निकालते हैं इस सूचकांक को। शीर्ष स्थानों में जापान और सिंगापुर हैं, अंतिम स्थान में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ने तो गजब ही कर दिया, ठीक है। हो सकता है कभी ऐसी स्थिति बने कि आपको तुक्का मारना पड़े और पूछा जाए कि सबसे बुरी स्थिति क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो आप अफगानिस्तान के साथ जा सकते हैं, ठीक है। वहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत की भी स्थिति कुछ खास नहीं है। 112 स्थानों में से 85वीं 85 रैंक जो है वो भारत की है, और 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? 87। 2 रैंक का केवल सुधार हुआ है। भारत के पास विश्व के 60 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त पहुंच सेवा
उपलब्ध है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना है कि कितने देशों में, विश्व के 60 देशों में जो है वीजा मुक्त पहुंच भारत के नागरिक रखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की। इसमें भी जैसे मैंने पीछे बोला है, आप अपने हिसाब से इसमें भी आप स्टार बना लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2021। तो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हो सकता है आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो आपको याद रखना है यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये 191 देशों में रैंक प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से भारत की रैंक कितनी है? तो 132 स्थान पे भारत को रखा गया है। कौन से स्थान पर रखा गया है? 132वें स्थान पर भारत में रखा गया है। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें 4-5 स्टार बनाइए और इस रैंकिंग को आपको याद रखना है। और साथ में वर्ष 2020 में भारत की स्थिति क्या रही है उस पर भी आपको याद रखना है। तो भारत की स्थिति जो है 130वें स्थान पे भारत रहा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद पीछे हमने आपको बताया था कि कौन कौन से बुनियादी आयाम जरूरी होते हैं, इसके आयाम भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप रट्टा मारिए। और एमपीपीएससी में मैं आपको बता दूं, एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, इसलिए ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन तीनों चीजों को याद रखें। कौन कौन से हैं? लंबा और स्वस्थ जीवन इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। आधार के अंतर्गत ज्ञान तक पहुंच को सम्मिलित किया जाता है। जीने का एक सभ्य मानक भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये 3 चीजें मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज और मुझे बतानी थी आपको कि भारत 132वें स्थान पे है मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, लेकिन उससे बेहतर स्थान पे आप देख लीजिए हमारा जो श्रीलंका है। श्रीलंका जो वर्ष 2022 में काफी चर्चा में रहा है अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, वो 73वें स्थान में है। ठीक है, तो भारत के लिए ये डूब मरने वाली जैसी स्थिति है, लेकिन ठीक है फिर भी आगे बढ़ते हैं। भूटान की भी बात कर लें तो भारत से बेहतर स्थिति भूटान की है। भूटान कितना छोटा देश है, फिर भी वो मानव विकास में बहुत अधिक काम कर रहा है। मानव विकास का मतलब क्या है? वो शिक्षा पे काम कर रहा है, स्वास्थ्य पे काम कर रहा है और हमसे बेहतर कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 127वें स्थान पे है। ठीक है, पाकिस्तान जरूर हमसे पीछे है, ये खुशी की बात है। 162वें नंबर पे पाकिस्तान है। ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तान से कभी अच्छी चीजों में तुलना करते ही नहीं है, क्योंकि वो हमसे तुलना करने लायक है ही नहीं। पहली बात तो ये है। ठीक है, तो आपको श्रीलंका और भूटान जैसे देशों की रैंकिंग जरूर याद रखनी है, हो सकता है वो आपसे पूछ लें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कथन और स्टेटमेंट में भी अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है एक कथन में ये लिख दे कि मानव विकास सूचकांक में भूटान की स्थिति भारत से बेहतर है, ऐसा लिख देगा। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की। किससे? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। पहला क्वेश्चन वही होना चाहिए कि कौन जारी करता है? तो कनाडाई थिंक टैंक द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। 165 देशों की ये रैंकिंग निकालता है, जिसमें से भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 89वें स्थान पर, 89th रैंक पर कौन है? भारत है। ठीक है, भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो 6.72। भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों से बेहतर कही जाती है। क्यों? क्योंकि नेपाल 103वें स्थान पर है, चीन 116वें स्थान पे है और पाकिस्तान 130वें स्थान पर है और बांग्लादेश जो है 139वें स्थान पर है। यहां भारत ने बहुत अच्छा काम किया है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। 4 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। कभी कभी ये देखने को मिलेगा और नहीं तो आपको उसमें शॉर्टकट में भी चीजें लिखी हुई मिलेंगी। विपो भी लिख देगा कि
कि ये जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक विपो के द्वारा भी जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कुल देश कितने देशों को रैंकिंग में शामिल करता है? तो 132 देशों को। इसमें से 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो 40वीं रैंक है। 4 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रैंक आपको याद रखनी है। और साथ में 2021 में यदि पूछ ले आपसे, क्योंकि अभी जो आरक्षक के एग्जाम हुए थे, ठीक है ना, उसमें भी कई जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो 2 या 3 साल पुराने पूछे गए हैं। ठीक है, तो होने वाले जो पटवारी के वनडे एग्जाम है उसमें भी आपसे पीछे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सतर्कता बरतिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसी स्थिति में आपको नहीं पहुंचना है। पहले से ही सावधान रहेंगे तो सफल होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो 46वें स्थान पे भारत है, ये याद रखना है। भारत के पड़ोसी देशों की एक बार रैंकिंग पर नजर डालते हैं तो चीन 11वें स्थान पर है, श्रीलंका 85वें स्थान पर है, पाकिस्तान 87वें नंबर पे है, बांग्लादेश 102 में है, नेपाल 111 में है और म्यांमार 116 में है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपको भारत की रैंकिंग याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग। ठीक है, किसकी बात करते हैं? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन जारी करता है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है। ठीक है, कौन जारी करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन इसे जारी करता है। कितने देशों के बीच में जारी करता है? तो 104 देशों को इसमें सम्मिलित किया है। ठीक है, पहले स्थान की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, इसका नाम भी आपने काफी देखा होगा, कई मूवीज की शूटिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होती है और ये कहाँ है? ब्रिटेन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 की रैंकिंग में 75 विश्वविद्यालयों के साथ भारत 6ठा सबसे प्रतिष्ठित प्रदर्शनकर्ता देश रहा है। बहुत अच्छा स्थान है, याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc शिक्षण और अनुसंधान के लिए अपने प्रदर्शन स्कोर हेतु भारतीय संस्थानों में ये शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद भारतीय संस्थानों में दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश स्थित सूलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस का स्थान है, जिसकी पहली बार रैंकिंग की गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का अलगप्पा विश्वविद्यालय है। अब यहां से फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, रैंकिंग के हिसाब से तो आपसे पूछा जा सकता है, और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि अलगप्पा विश्वविद्यालय किस राज्य से संबंधित है। क्या पूछा जा सकता है? अलगप्पा विश्वविद्यालय किस राज्य से संबंधित है। देखिए, करंट के क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। अब इसका तीसरा स्थान आया ना, तो अब ये चर्चा में आ गया। ठीक है, करंट में आ गया, तो अब हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट ना पूछे कि कौन से रैंक में है, वो सीधा आपको नाम दे देगा अलगप्पा विश्वविद्यालय और पूछ लेगा कि ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक। इसमें भी आप जितने स्टार लगाने हो लगा दीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बड़ी मजेदार चीज मैं आपको बताऊंगा। हमेशा भारत अपने हिसाब से हमेशा कहता रहता है कि हमारी ये स्थिति है, वो स्थिति है। इसमें सारी बातें आपको खुल के पता चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 या वैश्विक भुखमरी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेलथुंग रहिल्फ, ठीक है, ये जारी करता है। ये आपको याद रखना है। नंबर 1, ये कुल देशों को, कितने देशों को सम्मिलित करता है? तो 121 देशों को सम्मिलित करता है। और सबसे बुरी स्थिति क्या है कि भारत की रैंक कितनी है 2022 में? तो 107वें स्थान पे है। ये मैं क्यों बुरा बोल रहा हूं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसी में, जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी कहा जाता है, इसमें अब देखिए आप 2022 में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर रही है, उसके बावजूद भी श्रीलंका कौन से स्थान में है? 64वें स्थान पे है। म्यांमार कौन से स्थान में है? 71वें स्थान पे है। नेपाल कौन से स्थान में है? तो 81वें स्थान पे है। जब बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये 84वें स्थान पे है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये
99वें स्थान पे, मतलब पाकिस्तान भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमसे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, भारत की बात करते हैं तो 107वें स्थान पर भारत है, और केवल हमसे पड़ोसी देशों में जो एक देश पीछे है वो कौन सा देश है, तो वो 109वें स्थान पर अफगानिस्तान है। ठीक है, ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। और उसके बाद इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारत का समग्र स्कोर 29.1 है, 29.1 है, और भारत को गंभीर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की श्रेणी कौन सी है, तो आपको उसमें गंभीर श्रेणी टिक करना है। ठीक है, इसके बाद इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। अल्प पोषण के आधार पर की जाती है, चाइल्ड वेस्टिंग के आधार पर की जाती है, चाइल्ड स्टंगिंग के आधार पर की जाती है, और अंतिम में बाल मृत्यु दर भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। मतलब इन्हीं को आधार बनाकर, इन्हीं 4 चीजों को आधार बनाकर वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की बात करते हैं। ठीक है, तो कौन जारी करता है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन जारी करता है। ठीक है, उसके बाद विश्व स्तर पर भारत की स्थिति 2010 में 7वें स्थान पर से सुधर कर 2020 में 3रे स्थान पर आ गई है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। पिछले 8 वर्षों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित पहलों और परियोजनाओं को समर्थन और बढ़ावा देने के कारण भारत को यह उपलब्धि हासिल हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की एक सूची के बारे में। हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो है उनको 3रा स्थान दिया गया है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ईरान की जीना महसा अमीनी को मरणोपरांत प्रभावशाली सूची में 100वां स्थान दिया गया है। हमारे भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रैंक 36, और ये रैंक प्राप्त करने वाली ये 4थी महिला हैं। 4थी बार इन्होंने ये मतलब इस सूची में इन्होंने स्थान प्राप्त किया है, ये भी आपको याद रखना है। HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा रैंक 53 में शामिल किया गया है। यहां से फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, और ये आपसे पूछ सकते हैं कि रोशनी नादर मल्होत्रा क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है HCL टेक की चेयरपर्सन है। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे सेबी भी कहा जाता है कि चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को 54वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल जिनको 67वें स्थान पर रखा गया है। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार बहुत ही फेमस नाम है, आपको याद रखना है, इन्हें रैंक 72 दिया गया है। नायका की संस्थापक का फाल्गुनी नायर जिसकी चर्चा हमने अभी की है कुछ देर पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्चून ग्लोबल 500 की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस सूची में अमेरिका की खुदरा कंपनी वॉलमार्ट को पहला स्थान दिया गया है, शीर्ष पर रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फॉर्चून ग्लोबल 500 में जो पहला स्थान दिया गया है वो अमेरिका की खुदरा कंपनी कौन सी है, वॉलमार्ट को रखा गया है। उसके बाद भारत के LIC को 98वें स्थान पे, मतलब अंडर 100 में LIC को रखा गया है के साथ पहली बार वर्ष 2022 के लिए फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में भी शामिल किया गया है। आपको याद रखना है जीवन बीमा निगम जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी उसको स्थान दिया गया है फॉर्चून ग्लोबल 500 के अंतर्गत। लाभ के साथ भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है, यह भी आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC है। आगे बढ़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री 51वें स्थान से 104वें स्थान पर पहुंच गई है, मतलब इसका रैंकिंग थोड़ा सा घटा है। सूची में कुल 9 भारतीय कंपनियों को, मतलब 500 में से 9 भारतीय कंपनियों को स्थान दिया गया है, जिसमें से 5 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं और 4 जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्चून
ग्लोबल 500 के अंतर्गत ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC को 142वें स्थान पर रखा गया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC को 190वें स्थान पर रखा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो टाटा समूह की 2 कंपनियों को रखा गया है, जिसमें से टाटा मोटर से पहला 370वें स्थान पर रखा गया है और टाटा स्टील जो है उसको 435वें स्थान पर रखा गया है। तो जितनी भी कंपनियां मैंने आपसे अभी चर्चा में बताई हैं, मैंने आपको चर्चा में, उनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले हम आपको एक सूचना दे दें कि इसके पहले की क्लास हमने करंट, जिसमें जनवरी 2022 से लेकर 2023 तक के करंट अफेयर्स को हमने कवर अप किया है और उसके अंतर्गत हमने प्रमुख व्यक्तित्व और एवं नियुक्तियों के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने एक वीडियो में उपलब्ध करा दी है आपको। वो लगभग 1.5 से 2 घंटे का वीडियो है और वर्ष भर की सभी व्यक्तित्व और नियुक्तियों के बारे में हमने आपको बता दिया है। आप हमारे चैनल एग्जाम साधक में जाकर वहां की जो प्लेलिस्ट है उसमें ईयरली करंट अफेयर्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जो भी ईयरली करंट अफेयर्स की वीडियोस डाले गए हैं वो आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह जिस तरह व्यक्तित्व की हमने डाली है उसी तरह हमने प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान की भी एक वीडियो बनाई है। वर्ष 2022 जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के सभी प्रमुख पुरस्कार और सम्मान को उसके अंतर्गत कवर किया गया है और लगभग 1 घंटे 40 मिनट की वो वीडियो है और वर्ष भर की खबरें एक साथ कलेक्शन में आपको मिल जाएंगी। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो आपको एग्जाम साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाना है, उसके चैनल पे जाना है, वहां प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, वहां पर आपको ईयरली करंट अफेयर्स की एक प्ले लिस्ट मिलेगी और वहां पर यह वीडियो आपको उपलब्ध होगी। ठीक है। इसी तरह स्पोर्ट्स के बारे में भी आपको सारी चीजें मिलेंगी। यह हमारा चौथा वीडियो है, इसके पहले के 3 वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में। ठीक है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सबसे पहले फसाई का चौथा राज्य जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसके द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको याद रखना है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु की रैंकिंग सबसे शीर्ष में है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर है, ये भी आपको याद रखना है। और जो पूछा जाएगा वो 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान रखने वाला कौन सा राज्य है? तो आपको याद रखना है वो तमिलनाडु है। उसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि छोटे राज्यों में कौन सा राज्य स्थान रखता है, तो गोवा राज्य स्थान रखता है। और इसी तरह राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में यदि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर शीर्ष पायदान पर रहेगा। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया है भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स? तो आपको याद रखना है क्रिप्टो वायर ने किया है। किसने किया है? क्रिप्टो वायर ने किया है। 4 स्टार बनाइए और सीधा, हो सकता है आपसे जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सीधा लिख देंगे क्रिप्टो वायर क्या है। तो आपको वहां पर क्या लिखना है कि भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जारी करने वाली संस्था है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो इंडेक्स को IC15 का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? IC15। IC15 प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्टेड सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली शीर्ष 15 क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन की निगरानी करेगा। IC15 की लॉन्चिंग के बाद कंपनी के प्रोडक्ट से क्रिप्टो बाजार में पारदर्शिता आएगी। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रजिस्ट्रार जनरल सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। उसके बाद आपको याद रखना है, रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने वर्ष 2020 में देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात दर्ज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह खबर लद्दाख से संबंधित है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके बारे में यदि कोई न्यूज आती है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है। कहीं भी आपको लिखा मिलता है, न्यूज़पेपर में लिखा मिले या किसी भी बुक में लिखा मिले, तो उसके बारे में थोड़ा सा डीपली आप पढ़िए। ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और त्रिपुरा का स्थान आता है। जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो मणिपुर का है। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात 880 से नीचे दर्ज नहीं किया गया है। भारत में लिंगानुपात 2011 में 933 महिलाओं से बढ़कर 2001 में 933 था, जो 2011 में बढ़कर 943 हो गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार असम राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत में सबसे ज्यादा राजद्रोह सेडिशन के मामले दर्ज किए गए हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है असम राज्य। असम के बाद इस तरह के सबसे अधिक मामले किसमें आए हैं, तो हरियाणा राज्य का नाम याद रखना है, झारखंड राज्य का नाम याद रखना है, कर्नाटका का नाम याद रखना है, आंध्र प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का भी नाम आपको याद रखना है। वर्ष 2021 में भारत में 76 राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2020 में 73 मामलों के मामले में मामूली वृद्धि दिखाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको और एक चीज याद रखनी है कि मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन एंड दीव एवं पुदुचेरी में इस अवधि में एक भी राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं होने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हमारे भारत देश के लिए बहुत अच्छी सूचना है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 21 अक्टूबर 2022 को FATF ने पाकिस्तान को 4 वर्ष बाद आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक निगरानी की जो एक लिस्ट होती है, कौन सी, ग्रे लिस्ट से उसने बाहर कर दिया है, ये याद रखना है। वहीं भारत के पड़ोसी देश म्यांमार को इसने ब्लैक लिस्ट में कर दिया है, ठीक है। किसने कर दिया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ब्लैक लिस्ट में रखने का क्या मतलब होता है कि ब्लैक लिस्ट में उच्च जोखिम वाले उन देशों को रखा जाता है जहां कार्रवाई किए जाने की जरूरत होती है, ठीक है। वर्तमान में ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार जो है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल देश हैं। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में और बातें कर लेते हैं। गठन इसका 1989 पेरिस में आयोजित G7 देशों की बैठक में किया गया था। ये आपको याद रखना है, 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। इसका मुख्यालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD के मुख्यालय में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 2010 में FATF का सदस्य भारत बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके सत्रों का आयोजन प्रतिवर्ष 3 बार होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के बारे में बात कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 या ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की जाती है। कुल कितने देशों का डाटा शामिल किया गया है, तो 215 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें भारत को 36वां स्थान दिया गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से भारत की स्थिति ठीक कहा जा सकता है। 11% के वैश्विक औसत से बेहतर है। 2021 में भारत में टीबी मरीजों की संख्या 1 लाख जनसंख्या पर 210 रही है। 2015 में 1 लाख जनसंख्या पर 256 रही है। यह भी याद रखना है आपको। इस संबंध में भारत में 18% की गिरावट हुई है। एक भारत सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, युद्ध अभ्यास और ऑपरेशंस के बारे में कुछ बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। पहला युद्ध, अब युद्ध अभ्यास में मोटा मोटा आपको क्या याद रखना है कि ये युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, उसके बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है सी ड्रैगन 2022 का अभ्यास। हाँ, एक तो आपको कंट्रीज याद रखना है, देश याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये किस स्थान पर हुए हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब चर्चा शुरू करते हैं हम पहले सी ड्रैगन 2022 का अभ्यास, ठीक है। तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम के
एंडरसन वायुसेना बेस में हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। मैंने क्या बोला, स्थान याद रखना है और किन देशों के बीच में है, ये दोनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और कौन कौन से देश सम्मिलित हुए हैं, तो ये चीन के खिलाफ, ठीक है ना, खिलाफ नहीं कह सकते, ये कहिए कि चीन से सुरक्षा हेतु कौन कौन से देश एक साथ इकट्ठित हुए हैं। भारत हुआ है, ऑस्ट्रेलिया हुआ है, कनाडा हुआ है, जापान हुआ है, यूएसए और दक्षिण कोरिया की नौसेनाएं इस पर शामिल हुई हैं। सी ड्रैगन एक वार्षिक अभ्यास के रूप में अमेरिका नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिमी लहर, जिसे XPL भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास XPL, भारतीय नौसेना द्वारा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि किसके द्वारा होता है, तो पश्चिमी लहर जो होता है वो भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है। पश्चिमी तट पर आयोजित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास, ठीक है, पश्चिमी लहर है। इसके बाद यह अभ्यास 20 दिनों की अवधि तक चलता है, ये याद रखना है। पश्चिमी नौसेना कमान की परिचालन संबंधी योजनाओं को सुदृढ़ करने और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, तट रक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से यह किया जाता है। यह अभ्यास पश्चिमी नौसेना कमान के FOC इन सी के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धर्म गार्जियन अभ्यास। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ये कहां हुआ, तो ये कर्नाटक में आयोजित हुआ, ये याद रखना है। किसके किसके बीच में हुआ, तो भारत और जापान की सेनाओं के बीच में हुआ है। यहां भी 3 स्टार बनाइए और आपसे पूछा जा सकता है कि धर्म गार्जियन अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, तो पहला भारत है और दूसरा जापान है। ठीक है, उसके बाद एक्स दुस्तलिक एक अभ्यास है, इसे भी आपको याद रखना है। तो 2022 में उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है, ये याद रखना है। किनके बीच में होता है एक्स दुस्तलिक, तो आपको याद रखना है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वायु शक्ति 2022 की। तो मार्च 22 में भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण रेंज में यह अभ्यास किया है। इन्होंने अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा हर 3 वर्ष में एक बार जरूर आयोजित किया जाता है। आखिरी वायु शक्ति अभ्यास वर्ष 2019 में हुआ था। इस लिहाज से वायु शक्ति 2022 इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो यही है कि ये कहां पर आयोजित होता है। ठीक है, कहां पर आयोजित हुआ था। ऑपरेशन गंगा की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हमने इंडेक्स शुरू किया था तो वहां पर हमने आपसे बताया था कि कुछ ऑपरेशन के बारे में भी हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ऑपरेशन गंगा बहुत अधिक चर्चा में रहा है। क्यों रहा है, युद्धाग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो कौन सा था, ऑपरेशन गंगा था। भारतीय नागरिकों को बुखापेस्ट के रास्ते से भारत लाया गया था। विदेश मंत्रालय ने निकासी में सहायता के लिए एक ट्विटर हैंडल OP गंगा हेल्पलाइन की स्थापना भी की थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑपरेशन वरुण 2022। तो भारतीय सेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। 3 स्टार बनाइए, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अरब सागर में आयोजित किया गया है 30 मार्च से 3 अप्रैल तक। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारे एग्जाम साधक के YouTube चैनल में पटवारी जैसे एग्जामों के लिए, पटवारी हो गया, SI हो गया, वन रक्षक हो गए, वनडे एग्जाम जो MP में आयोजित किए जाते हैं व्यापम के द्वारा, उसके लिए हमने स्पेशल इंग्लिश की क्लास टॉप MCQs के माध्यम से, वो टॉप MCQs देंगे और उसी में एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भूषण सर के द्वारा इंग्लिश की क्लास ली जा रही है। अभी तक 15 से 16 क्लासेस वहां पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो वहां पर जाकर सारी क्लासेस ले सकते हैं और उसका किसी भी तरह से आपको फीस या शुल्क नहीं देना है। रोज 9 बजे ये क्लास आपको देखने को हमारे एग्जाम साधक के प्लेटफॉर्म में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा कवच की बात करते हैं। तो
लुल्लानगर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। इसे भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच का एक संयुक्त अभ्यास होता है जिसे सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करना था। इस अभ्यास में भारतीय सेना के आतंकवाद रोधी टास्क फोर्स, ठीक है, CTTF, महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते के साथ साथ त्वरित प्रक्रिया टीमें, डॉग स्क्वाड और दोनों एजेंसियों की भागीदारी शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं, कॉर्पेट अभ्यास की बात कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि कॉर्पेट अभ्यास किनके किनके बीच में होता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। समन्वित गश्ती है ये, ठीक है, गश्त करने वाला एक अभ्यास है, ठीक है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के 2 स्वदेशी युद्धपोत INS कोरा और INS सुमेधा भी भाग ले रहे हैं। इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में अक्टूबर 2022 में कॉर्पेट अभ्यास आयोजित किया गया था। तो ये कॉर्पेट अभ्यास से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे ज्यादा तो आपको याद रखना है कि कॉर्पेट अभ्यास जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन संकल्प की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में भारतीय नौसेना की स्टील्थ फ्रिगेट INS तलवार भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना की उपस्थिति के लगातार तीसरे वर्ष में ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात है। भारतीय नौसेना में भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कहाँ कहाँ चलाया जाता है। तो फारस की खाड़ी में और ओमान की खाड़ी में ये ऑपरेशन संकल्प चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन दुधी की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन दुधी के जीवित सैनिकों को असम राइफल्स द्वारा सम्मानित किया गया है, इसलिए ये काफी चर्चा में है। मई 1991 को शुरू किए गए एक एकल आतंकवादी विरोधी अभियान में 72 आतंकवादियों को असम राइफल्स द्वारा मार गिराने के अलावा 13 अन्य को गिरफ्तार किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान भीषण गोलाबारी में सैनिक राम कुमार आर्य और कामेश्वर प्रसाद जहां शहीद हुए थे, वहीं RK यादव गंभीर रूप से घायल हुए थे। आगे बढ़ते हैं, सी गार्जियन 2 की अभ्यास की बात कर लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ ये आपको याद रखना है। हमेशा आपको याद, मैंने फिर से बता देता हूं, एक बार पहले बताया हूं कि युद्धाभ्यास कहाँ पर हुए हैं वो याद रखना है और किन देशों के बीच में हुए हैं ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। चीन और पाकिस्तान नौसेनाओं के मध्य हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, तो रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, तकनीकी आदान प्रदान करना और राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं, रिम पैक के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिम पैक 2022 के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। आयोजन रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज 2022, रिम पैक ही भी इसी को कहा जाता है, अमेरिका के हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया में आयोजित हुआ है। 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि रिम पैक 2022 कहां आयोजित हुआ है, तो अमेरिका के हवाई द्वीप और दक्षिण कैलिफोर्निया में आयोजित हुआ है। संयुक्त अभ्यास में भारत सहित 27 देशों ने भाग लिया है। थीम क्या थी, सक्षम, अनुकूलन, भागीदारी। शुरुआत वर्ष कब से हुआ है, तो 1971 से हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मालाबार युद्धाभ्यास की। मालाबार युद्धाभ्यास में आपको याद रखना है कि कहां हुआ है। पहला कहां हुआ है, तो जापान के योकोसुका में हुआ है, ये आपको याद रखना है। ये संयुक्त अभ्यास है, कौन कौन से देश शामिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। मालाबार तट कहां है, जरा एक बार पता करिएगा आप। संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। पिछला संस्करण मालाबार 2021 की मेजबानी अमेरिका ने किया था और इस बार कहां हो रहा है, जापान के ओकोसुका में हो रहा है। भारतीय युद्धपोत INS शिवालिक और कामोर्ता ने हिस्सा लिया है इस मालाबार अभ्यास में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गरुण 7 अभ्यास की। तो ये कहां पर हुआ है, तो राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन में आयोजित हुआ है, ये याद रखना है। संयुक्त अभ्यास किसका किसका है, तो भारत और फ्रांस वायुसेना का गरुण, ठीक है। ये पूछा जाता है
4 स्टार बनाइए और इसको नोट डाउन करिए। भारत और फ्रांस के बीच का वायुसेना संयुक्त अभ्यास है, ये याद रखना है। और पिछला कहां हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था, और इस साल भारत में जोधपुर में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सी विजिल 22 अभ्यास याद रखना है। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ है ये, ठीक है। गुजरात और अन्य हितधारक जो हैं उनके मध्य हुआ है। सी विजिल की अवधारणा भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करने और व्यापक तटीय रक्षा तंत्र का आकलन करने के लिए उठाया गया है। अब बात कर लेते हैं सिम्बेक्स 2022 के अभ्यास के बारे में। ये कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। किन देशों के बीच में किया गया है? तो भारत और सिंगापुर। एस से क्या है? सिंगापुर, और आई से क्या है? इंडिया की नौसेनाओं के मध्य में हुआ है। उसके बाद पिछला संस्करण जो हुआ था 2021 में दक्षिण चीन सागर में हुआ था। सिम्बेक्स का पूरा नाम क्या है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज याद रखना है। हो सकता है सिम्बेक्स का फुल फॉर्म आपसे पूछ ले। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आस्ट्रा हिंद की बात कर लेते हैं 2022 की। इसका आयोजन कहां हुआ है? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में। राजस्थान में आप देखेंगे बहुत सारे अभ्यास हुए हैं। किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो नाम से ही पता चल रहा है, आस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंदुस्तान भारत। भारत और ऑस्ट्रेलिया सेना के बीच में हुआ है। आस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास प्रत्येक वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित होता है। मतलब इस बार जैसे भारत में हो गया है तो अगली बार कहां होगा? अगली बार ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नसीब हल बक। ओमान के तट पर बंदरगाह चरण और समुद्री चरण में यह हुआ है। मतलब सीधी सी बात है कि ओमान अल बह जो है ये कहां आयोजित हुआ है? तो ओमान में है। किसके किसके बीच में है? तो भारत और ओमान की नौसेनाओं के मध्य में ये आयोजित किया गया है। 2019 गोवा में आयोजित हुआ है और इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन मेघ चक्र की बात कर लेते हैं। कौन से ऑपरेशन की? ऑपरेशन मेघ चक्र की बात कर लेते हैं। तो सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री, कौन सी? सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री ऑनलाइन डाउनलोड और शेयर करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे पूछ लें, 3 स्टार बना लीजिए कि मेघ चक्र किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि मेघ चक्र जो है सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, पहली बात, और बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित विषय को कम करने के लिए। यह बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा इसे संचालित किया गया है। न्यूजीलैंड के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी और इंटरपोल की सिंगापुर विशेष इकाई से प्राप्त सूचना के बाद यह अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास, ठीक है। तो ये कहां आयोजित हुआ है? तो देवलाली महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। किनके किनके मध्य हुआ है? तो आपको नाम याद रखना है, भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित हुआ है। किनके किनके बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित हुआ है, ये नाम आपको याद रखना है। इस अभ्यास में ड्रिल्स एवं प्रक्रियाओं की आपसी समझ बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में अभ्यास हुआ है। सेनाओं के बीच में पारस्परिकता बेहतर योगदान देने के लिए भी यह अभ्यास किया गया है। गश्त कॉर्पेट की बात कर लेते हैं। तो संयुक्त अभ्यास भारत और इंडोनेशिया में एक समन्वित गश्त के लिए कॉर्पेट हुआ है, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो 2002 में हुई थी, ये याद रखना है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक जल परिवहन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विधि सम्मत समुद्री गतिविधियों के लिए सुरक्षित बनाना है। अब बात करते हैं हम काजिंद 2022 की। अब हम बात करते हैं काजिंद 2022 की। सबसे पहले कहां आयोजित हुआ है? तो उमरोई मेघालय में। इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा, मैंने क्या बोला है, जहां भी नॉर्थ ईस्ट आए तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और उस बात को बड़ी गहराई के साथ पढ़िए, ठीक है। तो मेघालय में आयोजित हुआ है।
किसके किसके बीच में हुआ है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। कजाकिस्तान की सेना के साथ यह संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण 2016 में प्रबल दोस्तीक के रूप में शुरू किया गया था। किस रूप में, हो सकता है आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि प्रबल दोस्तीक किसके किसके बीच में होता है, तो आपको टिक करना है भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। वर्ष 2018 में इसका नाम परिवर्तित करके अभ्यास काजिंद कर दिया गया है। किसका नाम बदला गया है, प्रबल दोस्तीक। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, प्रबल दोस्तीक किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूर्य किरण की। सूर्य किरण 16 की हुआ है आयोजित, और वैसे भी सूर्य किरण जो है वो भारत और नेपाल सेनाओं के बीच में होता है, और इस बार नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी में आयोजित हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल एग्जाम साधक में आपको डेली करंट अफेयर्स सुबह 6:45 पर प्राप्त हो जाता है। तो आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर इसका लाभ ले सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, बहुत ही संक्षिप्त में 10 से 15 मिनट में हम सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप खुद लॉजिकल तरीके से सोचिए तो दिन भर की 10 या 12 ऐसी खबरें होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यदि हमारी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।